नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो बचपन की एक साधारण सी लोक कथा से शुरू होती है, लेकिन देखते देखते एक बेहद गहरे आध्यात्मिक पाठ में बदल जाती है। ये पूरी कहानी विकल्पों, लालच और एक अजीब से श्राप के इर्द गिर्द घूमती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे फैसले हमारा भविष्य कैसे तय करते हैं। तो चलिए एक दिलचस्प रहस्य से शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक जादुई बागीचे से, जहां एक ऐसा पेड़ है जिस पर सचमुच सोने के सेब उगते हैं। जाहिर है राजा को ये पेड़ अपनी जान से भी प्यारा है और वहां कड़ा पहरा लगा हुआ है। लेकिन फिर भी कोई ऐसा शातिर चोर है जो हर रात इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद बड़ी आसानी से एक सेब चुरा ले जाता है। आखिर ये है कौन? भाग 1, चोरी और यात्रा की शुरुआत। यहीं से इस रहस्य को सुलझाने का हमारा पहला कदम उठता है। अब चोर को पकड़ने के लिए राजा अपने तीनों बेटों को काम पर लगाता है, और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा नैतिक पड़ाव सामने आता है। अक्सर जिसे हम सबसे कमजोर या बेवकूफ समझते हैं, वही बाजी मार ले जाता है। हुआ यूं कि बड़े भाई, जिन्हें अपने राजसी होने का बड़ा घमंड था, उन्हें लगा कि ये काम तो चुटकियों का है। इसी अति आत्मविश्वास ने उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। लेकिन सबसे छोटा भाई, जिसे सब मूर्ख समझते थे, उसने पूरी विनम्रता और सतर्कता दिखाई। वो रात भर जागता रहा और उसने पता लगाया कि वो चोर कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जादुई सोने की चिड़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। लोमड़ी की सलाह और लालच। ये हिस्सा बाहरी चमक दमक की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। उस चिड़िया का एक सुनहरा पंख राजा के हाथ लग जाता है, और फिर क्या था, राजा पूरी की पूरी चिड़िया लाने की जिद पकड़ लेता है। तीनों भाई उसकी तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उनका सामना एक बात करने वाली लोमड़ी से होता है। बड़े भाई अपने घमंड में उस लोमड़ी का खूब अपमान करते हैं और रहने के लिए एक आलीशान चकाचौंध वाली सराय चुनते हैं, और नतीजे के तौर पर अपना असली लक्ष्य पूरी तरह भूल जाते हैं। इसके उलट छोटा राजकुमार उस लोमड़ी का सम्मान करता है, उसकी सलाह मानता है और एक पुरानी साधारण सी सराय में रुकता है। उसका पूरा फोकस अपने मिशन पर टिका रहता है। खुश होकर लोमड़ी छोटे राजकुमार को एक अचूक योजना बताती है। लेकिन यह सिर्फ एक योजना नहीं थी, ये लालच की एक परीक्षा थी। लोमड़ी ने बहुत ही सख्त हिदायत दी थी कि चिड़िया को सिर्फ लकड़ी के पिंजरे में ही उठाना है और पास रखे सोने के पिंजरे को छूना तक नहीं है। लेकिन यही तो इंसानी फितरत है। राजकुमार लालच की इस परीक्षा में फेल हो जाता है। उसे लगता है कि इतनी खूबसूरत सोने की चिड़िया एक मामूली लकड़ी के पिंजरे में कैसे रह सकती है। वो लोमड़ी की चेतावनी भूल जाता है और सोने के पिंजरे को छू लेता है। और बस उसी पल अलार्म बजता है, पहरेदार जाग जाते हैं और राजकुमार को धर दबोचा जाता है। यहां से शुरू होता है भाग 3, असंभव शर्तें और जीत। एक ऐसा सफर जहां हर एक गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब राजकुमार पकड़ा जा चुका है और उसे मौत की सजा सुनाई गई है। अपनी जान बचाने के लिए उसे मजबूरन एक के बाद एक कई असंभव सौदे करने पड़ते हैं। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक छोटी सी गलती सचमुच एक पहाड़ जैसी मुसीबत बन जाती है। पहले सोने के पिंजरे को छूना, फिर अगले राजा के पास जाकर सोने की जीन को छूना, और फिर भावुक होकर राजकुमारी को उसके माता पिता से विदा लेने देना। इन सब का नतीजा ये निकलता है कि अंत में उसे 8 दिनों के भीतर एक विशाल पहाड़ हटाने का असंभव काम सौंप दिया जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि वफादार लोमड़ी फिर से तारणहार बन के लौटती है। जब राजकुमार थका हारा सो रहा होता है, लोमड़ी अपनी जादुई शक्ति से पूरा पहाड़ गायब कर देती है। इसके बाद वे मिलकर एक शानदार मास्टर प्लान बनाते हैं। एक एक करके तीनों राजाओं को चकमा किया जाता है, और राजकुमारी, सुनहरा घोड़ा और अंत में सोने की चिड़िया, तीनों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया जाता है। आगे आते हैं भाग 4 पर, कुएं पर धोखा। यहां भावनाएं और सच्ची बुद्धिमत्ता आमने सामने होती हैं। सब कुछ मिल गया है और अब घर लौटने का समय है। लेकिन लोमड़ी अलविदा कहने से पहले 2 बहुत ही अजीब और रहस्यमयी चेतावनियां देती है। पहला, फांसी की सजा पा रहे अपराधियों को बचाने के लिए पैसे मत देना, और दूसरा, कभी भी कुएं की मुंडेर पर मत बैठना। सुनने में ये बिल्कुल अटपटा लगता है ना? लेकिन असल में ये सीधे तौर पर मार्गदर्शक के प्रति वफादारी की अंतिम परीक्षा थी। और जैसा कि हमें अंदाजा था, वही पुरानी गलती फिर से दोहराई जाती है। राजकुमार मार्गदर्शक की बुद्धिमानी को दरकिनार करके अपनी भावनाओं के बहकावे में आ जाता है।
वो अपने उन्हीं दुष्ट और जुआरी भाइयों को फांसी से बचाता है और उसी कुएं की मुंडेर पर आराम करने लगता है जिसके लिए मना किया गया था। सिला क्या मिलता है? वही भाई उसे कुएं में धक्का दे देते हैं, सारा इनाम चुरा लेते हैं और उसे अंधेरे कुएं में मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। भाग 5 सत्य की जीत, क्योंकि एक ना एक दिन सच तो सामने आना ही है। वफादार लोमड़ी एक बार फिर राजकुमार की जान बचा लेती है। अब राजकुमार भेस बदलकर पिता के महल पहुंचता है ताकि इस बड़े धोखे का पर्दाफाश कर सके। सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जब वे धोखेबाज भाई महल पहुंचे थे तो घोड़ा भूखा और उदास था, चिड़िया एकदम खामोश थी और राजकुमारी सिर्फ आंसू बहा रही थी। लेकिन जैसे ही असली नायक वहां लौटता है, जादू हो जाता है। घोड़ा खुशी से हिनहिना उठता है, चिड़िया मधुर गीत गाने लगती है और राजकुमारी राजा को सारा सच बता देती है। इसके बाद राजा बड़े भाइयों को हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल देता है। और अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे अहम और आखिरी पड़ाव पर, भाग 6 श्राप से मुक्ति। आमतौर पर ऐसी लोक कथाएं एक शानदार शादी के साथ खुशी खुशी खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राजकुमार महल की सुख सुविधाओं में खोने के बजाय अपने उस सच्चे दोस्त यानी लोमड़ी को खोजने निकल पड़ता है। ये खोज उसे एक आध्यात्मिक गुरु संत रामपाल जी के पास ले जाती है। गुरु जी जो सच बताते हैं वो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। वो बताते हैं कि वो मार्गदर्शक लोमड़ी कोई मामूली जानवर नहीं है, बल्कि एक श्राप का मारा हुआ राजकुमार है और रिश्ते में वो उसी राजकुमारी का सगा भाई है। और यहीं पर हमें इस पूरी कथा का सबसे गहरा आध्यात्मिक पाठ मिलता है। श्राप से मुक्ति पाने का तरीका यह था कि राजकुमार को उसी लोमड़ी पर तीर चलाना था जिसने कदम कदम पर उसकी जान बचाई। एक पल के लिए सोचिए, मानवीय नजरिए से यह कितना गलत और नामुमकिन लगता है, लेकिन कर्मों के इस चक्र को तोड़ने के लिए सच्चे मार्गदर्शक या गुरु के आदेश पर पूर्ण और बिना किसी सवाल का विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। राजकुमार बिना कोई सवाल किए तीर चला देता है और लोमड़ी तुरंत अपने मानव रूप में वापस आ जाती है। श्राप टूट जाता है। ये शानदार अंत हमें एक बहुत गहरा विचार दे जाता है। अगर हम अपनी खुद की बुद्धिमानी को थोड़ा किनारे रखकर सच्चे ज्ञान और बुद्धिमानी के मार्गदर्शन को पहली बार में ही बिना तर्क किए मान लें, तो जरा सोचिए हमारे जीवन के कितने असंभव पहाड़ों को आसानी से पार किया जा सकता है। कितने ही कष्टों से हम यूं ही बच सकते हैं। इस विचार के साथ ही आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं।